हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है उसका 15 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो कि आपके एग्जाम यानी 18 फरवरी के दिन जो है हूबहू लड़ने वाला है आपके मैट्रिक परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। ठीक है, लेसन नंबर 1 से लेकर और लेसन नंबर 15 तक। ठीक है, लेसन नंबर 1 से लेकर और 15 तक के बीच जितने भी 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ को सही से पढ़ा नहीं है, सही से आप लोगों ने तैयारी नहीं किया है, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको केवल एक वीडियो आपको पास करा सकता है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। केवल आप इस वीडियो को छोड़ कर नहीं जाइएगा, अंत तक पूरे बने रहिएगा, तब जाकर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि उन दोस्तों का भी हेल्प हो सके जो दोस्त अभी तक मैथ में पिछड़े हुए हैं, जो मैथ में अभी तक कुछ जानते नहीं हैं, जिनको लगता है कि मैथ में हम फेल हो जाए, ऐसे स्टूडेंट के पास इनको इस वीडियो को भेजिए। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। देखिए, सवाल हमारा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का लसअ तथा मसअ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसअ और मसअ हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर दिया है 96 तथा 404। तो चलिए बाबू, सबसे पहले यहाँ हम बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या 96 इसको लेके और बराबर लिख लेंगे, और एक संख्या 404, इन दोनों का निकालना है, लसअ और मसअ निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इस 96 को रफ में ले जाकर और तोड़ लेना है। 96 को ऐसे रफ में ले जाकर तोड़ लेना है। 2 से तोड़ेंगे, 2 चौका 8, 8 दूना 16, फिर 2 से तोड़ेंगे। ठीक है, 24 दूना 48, फिर 2 से तोड़ेंगे, 12 दूना 24, फिर 2 से तोड़ेंगे, 6 दूना 12, फिर 2 से तोड़ेंगे, 3 दूना 6, फिर 404 को इसी प्रकार तोड़ेंगे। 404 को 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 0 दूना 4, फिर 2 से तोड़ेंगे, 101 बार में टूटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों नंबर को हम तोड़ लिए यहाँ पे। ठीक है, और टूटे हुए भाग को उसके सामने लिख लेंगे। ठीक है, 96 का टूटा हुआ भाग कौन कौन सा है? देखिए, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना कितना बार 2 है? 3 4 5 बार 2 है। ठीक है, 3 एक 4 और एक 5 बार, उसके बाद एक बार 3 भी है। ठीक है, एक बार 3 भी है, तो यहाँ पर गुना देख के 3 लिख दीजिए एक बार। उसके बाद देखिए, 2 को तोड़ने पर ये इधर है। ठीक है, 404 को तोड़ने पर कितना आ रहा है? तो 2 गुना 101 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए, दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर दिए हम। ठीक है, और यही तो कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब फिर क्या करना है, दोनों का लसअ निकालना है और मसअ निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अतः 96 तथा 404 का ठीक है, पहले मसअ लिख लेते हैं। मसअ, जिसको हम HCF कहते हैं। मसअ देखिए, मसअ कौन होता है? तो अगर 2 संख्याओं को तोड़े हुए हैं ना, तो दोनों के गुणनखंड में, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो जो नंबर मिलेगा ना, वही मसअ में लिखाता है। देखिए, दोनों में 2 मिल रहा है, तब मसअ में 2 लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा फिर 2 मिल रहा है तो इसको भी गुना दे के 2 लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोई मिल रहा है आपको, तो केवल 2 को 2 मिल रहा है, इसीलिए इसको गुना करके लिखिएगा, 2 दूना 4, तो इन दोनों संख्या का जो मसअ निकल के आया वो आपका 4 निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार से लिखिएगा पुनः, ठीक है, 96 तथा 404 का लसअ। मसअ तो हो गया ना, अब लसअ निकालना है। तो लसअ के लिए क्या करना है? देखिए, मसअ के लिए क्या बोले हैं, जो मिलेगा दोनों में वही होगा, लेकिन लसअ के लिए होता क्या है, जो मिलेगा वो लिख लीजिएगा और जो न मिलेगा उसको भी लिख लीजिएगा। तो पहले 2 को 2 मिल रहा है तो उसको लिख लीजिए 2 को 2 को, क्योंकि दोनों मिल रहा है। उसके बाद जो 9 मिलेगा उसको भी लिख लीजिए। तो देखिए, 2 को 2, 3 को 2 ऊपर में न मिल रहा है, 3 को 2 ऊपर में नहीं मिल रहा है, तो लिखिए 1 को 2, 2 को 2 और 1 को यहाँ भी 2। उसके बाद 1 को 3 नहीं मिल रहा है तो उसको भी लिख लीजिए, और साथ में 1 को 101 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। अब गुना कर लेंगे। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96, कितना होगा? 32 तिया 96। अब 96 में 101 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 6 एकम 6, 0, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9। ठीक है,
6969 यानी 9696 जो है वो अपना आंसर एलसीएम का निकल के आ रहा है, मतलब लसा का। ठीक है, तो ये रहा बाबू आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा मौसा निकालना सीख चुके हैं। अगर एग्जाम में आता है तो आंख मूंद के फोड़ दीजिएगा सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 1, -1, उसके बाद -4, 6 और -3, -5। यहाँ 3 ठो शीर्ष दिया हुआ है, 3 ठो शीर्ष मिलकर त्रिभुज बनाता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले तीनों शीर्ष में देखिए, जितना शीर्ष होगा उस सभी शीर्ष में x और y का मान होता है। तो भाई यहाँ पर जो पहला मान है ये x का होगा, दूसरा मान जो है ये y का होगा। यहाँ पर भी x है और यहाँ y है। पहला मान x का, दूसरा y का। ये अपना x हो गया और ये अपना y हो गया। तो 3 जगह x है, 3 जगह y है। तो पहला वाला को कह दीजिएगा x1 y1, मतलब 1 1 2 2 3 3, क्योंकि एक ही नाम के 3 सदस्य है यहाँ पे। तो घर में भी देखते होइएगा कि अगर एक नाम के 2 सदस्य अगर रहते हैं तो बोलिएगा ए रामलाल, तो दू गो है तो भाई दोनों कन्फ्यूज है कि हमको बुला रहा है कि उसको बुला रहा है ना। इसीलिए एगो को कह दीजिए रामलाल 1, एगो कह दीजिए रामलाल 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी 3 गो x है। तो एगो x वाला कह दीजिएगा x1 y1, एगो कह दीजिएगा x2 y2 और एक को मान लीजिएगा x3 y3। तो यहाँ किसी एक को मान लीजिए, तीनों में से किसी को भी मान सकते हैं आप x1 y1, किसी एक को x2 y2 और किसी एक को x3 y3। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ सबसे पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, हल। भाई मेरे ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MVBI सवाल है, लड़ेगा ही लड़ेगा। बोल के लिख लीजिए आप लोग कहीं पर कि ये सवाल आपके एग्जाम में जो है पक्का जो है लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या करना है, तीनों शीर्ष में से x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिख लेना है। ठीक है, x1, ठीक है, फिर x2, इसी प्रकार से x3, फिर यहाँ पे y1, फिर y2 और यहाँ पे y3। इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेना है आपको। ठीक है, चलिए x1 का मान आपका हो गया 1, y1 का मान हो गया -1, x2 का मान हो गया आपका -4, y2 का मान हो गया आपका 6, x3 का मान हो गया -3, y3 का मान हो गया आपका -5। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है क्षेत्रफल वाले सूत्र पर। चलिए निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आता है त्रिभुज का, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1। ठीक है, अब प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये लंबा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आप इस सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए फार्मूला पर मान सेटिंग कीजिए, 1/2 जेना के तेना, ब्रैकेट है। x1 का मान ढूंढिए तो 1 है तो 1 रख देना है। ठीक है, छोटका ब्रैकेट y2 है, y2 का मान 6 है, माइनस y3 है, y3 का मान -5 है। तो देखिएगा दो गो माइनस टकराया है। ठीक है, एगो तो फार्मूले वाला माइनस, एगो y3 का मान भी माइनस में ना है, तो माइनस माइनस करिएगा तो प्लस ना हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, प्लस का चिन्ह। x2 का मान खोजिए कितना है, x2 का मान आपका है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। अब यहाँ पर दो नंबर देखिए, दो चिन्ह है, एक प्लस एक माइनस है, तो माइनस वाले को ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इंटू में y3 का मान कितना आपका है, तो वो -5 है, तो यहाँ -5 लगाइए। फिर माइनस का चिन्ह। y1 का मान -1 है, तो माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह x3 का मान कितना है आपका, -3 है, तो -3 यहाँ पर आपको दे देना है। ठीक है, -3 ब्रैकेट। फिर y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान है -1, तो -1, और फिर माइनस y2 का मान है आपका +6, तो चलिए 6 दे दिए, ब्रैकेट बंद। अब जरा गौर से देखिएगा, अब जरा गौर से आपको देखना है ब्रैकेट में। देखिए बोडमस का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर काम कीजिए तब घर के बाहर काम करना है। ठीक है, तो जरा गौर से यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है 6 + 5 और यहाँ पर है -5 + 1 और यहाँ पर है -1 - 6। तो पहले अंदरे काम कीजिए। ये 1 जो है बेचारा बाहर में इंतजार कर रहा है गुना में, और 6 और 5 को जोड़िएगा अंदर में तो 11 बाहर निकलेगा। ठीक है,
फिर माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये 4 गुना में इंतजार कर रहा है। -5 में से प्लस 1 गया तो माइनस में 4 बचेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस में 3, उसके बाद गुना में -6 -1 हो जाएगा आपका माइनस में 7, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट बंद। अब जरा देखिएगा 1/2, अब जहाँ जहाँ गुना है वहाँ वहाँ गुना करके लपटा दीजिए इसको। चलिए 11 1 11, उसके बाद माइनस माइनस प्लस में 4 चौके 16 गो, फिर माइनस माइनस प्लस में 7 तिया 21 गो, ठीक है। अब सबको जोड़ लीजिएगा तो 16 और 11 आपका हुआ 27, 27 1 28 और 20 48, कितना निकल के बाहर आएगा 48। 1/2 इंतजार कर रहा है गुना में, 48 बाहर आ जाएगा। 2 से काटिएगा 48 को 24 बार में कटेगा, यानी कहने का मतलब है कि 24 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई कहिए, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आराम आराम से फार्मूला लिखिए, फार्मूला पर सारा मान सेटिंग कीजिए। प्लस माइनस का बखूबी ख्याल रखना है आपको, नहीं तो तनको गड़बड़ाएगा तो आंसर लेके डूब जाएगा, ठीक है। इसीलिए माइनस का हमेशा ख्याल रखिएगा मैथ के अंदर, ठीक है तो बड़ा छोटा चिन्ह लेकिन मतलब काम उसका बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है। बड़ा ही प्यारा सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हम बना कर दिखाते हैं, बस आप लोग पेशेंस रखकर हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है। जरा गौर से देखिएगा, त्रिज्याखंड का मतलब होता है कि वृत्त का वह टुकड़ा, माने वृत्त का वह टुकड़ा जिसको त्रिज्या मिलकर बांटा है, यानी जिसको 2 त्रिज्या मिलकर काटा है, जिस टुकड़ा को वृत्त के जिस टुकड़ा को 2 त्रिज्या मिलकर बनाएगा ना, उस टुकड़ा को बोलते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है। ये त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या हुआ, यहाँ पर जो बनेगा ना इसको कोण बोलते हैं थीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा। जब भी आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र को चिपकाइएगा, θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। ये मेरे भाई लघु खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, दीर्घ खंड का क्षेत्रफल निकालने का भी फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर सवाल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि दीर्घ खंड का लगाइए। तो आप कहिएगा कि भाई साहब लघु खंड का भी तो नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है ना लघु खंड का, तो यो लघु खंड समझ लीजिएगा, ठीक है। तो लघु खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो यही वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो इसमें किसका किसका मान चाहिए, थीटा का मान और साथ में आर का मान चाहिए, क्योंकि पाई का मान तो वही चलते आ रहा है बाबा आलम के जमाना से, कितना 22/7, ठीक है। तो आर का मान और थीटा का मान हमको चाहिए। तो थीटा का मान हो जाएगा जो कोण है ना, केंद्रीय कोण 60 डिग्री का, यही होगा थीटा का मान। और आर का मान कौन होगा, तो ये त्रिज्या जो दिया है ना 6 सेंटीमीटर, यही होगा हमारा आर का मान। चलिए आर का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और केंद्रीय कोण को कहेंगे थीटा, ये दिया है भाई साहब 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसीलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही तो निकालना है ना जी। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर, ठीक है। चलिए थीटा का मान होगा 60/360 गुना पाई का मान होगा 22/7 गुना में r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर भाई साहब r का मान कितना इसमें है, देखिए जरा, r का मान इसमें है 6, तो 2 बार लिखिएगा 6 गुना 6, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 6 से 36 6 बार में, और 6 से ही 6 कट गया तो बच गया 22 गुना 6। तो 6 में 22 में गुना कीजिए, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी लॉलीपॉप की तरह समझ में आया होगा। इतना आसान तरीका से आपको बतलाए हैं तो लॉलीपॉप तो लगबे करेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर अगला है कि किसी वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वलय है, वलय समझते होइएगा आप लोग, न समझते हैं तो बस 2 मिनट हमको दीजिए, वलय आपके दिमाग में फिट करके डाल देते हैं। देखिए वलय कौन होता है, तो जब एक ही केंद्र से, देखिएगा जरा गौर से, जब एक ही केंद्र से 2 या 2 से अधिक वृत्त खींचे जाते हैं ना, जब एक ही केंद्र से 2 या 2 से अधिक वृत्त खींचे जाते हैं
तो दोनों वृत्त के परिधि के बीच का जो एरिया बनता है ना, उसी को बोलते हैं वलय। ना समझ में आया? पल्ले नहीं पड़ा? चलिए कोई बात नहीं है, बस ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये छोटका वृत्त की परिधि और ये है बड़का वृत्त की परिधि, इन दोनों परिधि के बीच का जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है जिसको हम यहाँ डिजाइन बना रहे हैं फूल का, ये फूल का डिजाइन जो आप देख रहे हैं यही हमारा है वलय। ये क्या है? वलय है। और इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमसे पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें एक ही केंद्र से दो दो वृत्त खींचा जाता है, तो इसीलिए दो दो त्रिज्या हो जाएगा इसमें। एगो तो होगा भाई छोटका वृत्त की त्रिज्या जिसको आंतरिक त्रिज्या कहिएगा, और एगो होगा बड़का वृत्त की त्रिज्या जिसको बाह्य त्रिज्या कहिएगा, ठीक है। और इसको बड़का आर से करते हैं सूचित और इसको करते हैं छोटका आर से सूचित, ठीक है। और बड़का आर छोटका आर जब मालूम रहेगा और वलय का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वलय के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बनता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगाइएगा, झट दे आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। चलिए हम भी झट दे आंसर निकाल के दिखाते हैं आपको। सवाल में लिखा है किसी वलय के बाहरी और भीतरी, देखिए बाहरी का मतलब हुआ कि आपका बाहर तक का त्रिज्या, ठीक है, बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या, और भीतरी का मतलब हुआ कि अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या। ये है आपका 4 सेमी और 3 सेमी। तो 4 देखने में लग रहा है बड़का, है ना, तो बड़का वृत्त का हो जाएगा। तो इस त्रिज्या को कहिएगा बड़का आर, ठीक है, बड़का आर कहिएगा। और जो कम है वो भीतरी त्रिज्या होगा, उसको कहिएगा आप छोटका आर, ठीक है, छोटका आर कहिएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसीलिए वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है? फार्मूला है पाई इंटू बड़का आर का स्क्वायर माइनस में छोटका आर का स्क्वायर। चलिए पाई का मान होगा 22/7, ब्रैकेट लगाइएगा, बड़का आर का मान कितना है? तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस में छोटका आर 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। 22/7 इंटू में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब 16 में से 9 कम कीजिएगा, 7 बचेगा ना। अब 22/7 है बाहर में, देखिए यहाँ लिखते हैं 22/7 है बाहर में, अंदर से बाहर 7 निकल के आएगा, 7 से 7 कट गया, तो सीधा सीधा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल के आया। तो ये रहा वलय का क्षेत्रफल। देखिए एकदम प्यारा सवाल और प्यारे तरीका से आपको हम बताए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है अपना अगला 5वां नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण 3y², ये यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर में जाएगा। 3y² माइनस में 2√6y प्लस में 2 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए। विभक्तर को ही विवेचक कहते हैं, आप विवेचक को ही विभक्तर, घर में 2 नाम ना होता है एक आदमी का, वैसे ही है, ठीक है। विवेचक या विभक्तर इसी का नाम है, ठीक है। कह रहा है ज्ञात कीजिए, फिर कह रहा है कि मूलों की प्रकृति भी बताना पड़ेगा आपको कि कैसा मूल निकल के आ रहा है। तो जब भी द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति आपसे पूछे तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, एगो फार्मूला आता है d बराबर b² माइनस 4ac, ये फार्मूला आता है, ठीक है। हाँ ये फार्मूला है, नया फार्मूला ना है, विभक्तर विवेचक इसी को बोलते हैं, ठीक है। और जब d का मान निकालिएगा तो d का मान 3 तरह का आएगा, या तो प्लस में आएगा, या d का मान 0 आएगा, या d का मान माइनस में आएगा। यही 3 तरह के मायने आ सकता है d का मान, है ना। तो मान के चलिए कि अगर आप निकाल ले d का मान, आप प्लस में आ गया, तो कहिएगा कि मूलों की प्रकृति कैसा है? तो मूलों की प्रकृति कहिएगा कि वास्तविक है और साथ में असमान है। कैसा है? असमान, वास्तविक और असमान। जब d का मान निकल के 0 आएगा तब मूलों की प्रकृति कहिएगा कि वास्तविक है और साथ में समान है, वास्तविक के साथ साथ समान भी है। लेकिन जब ये d का मान माइनस में आएगा तो इसके मूलों की प्रकृति का कोई हल नहीं, भाई साहब मूल निकलवे नहीं करेगा, अवास्तविक मूल हो जाएगा। बात समझ में आया? सवाल यही पूछा है, द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2√6y प्लस में 2 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति भी बतलाइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल में है कि 3y² माइनस में 2√6y
प्लस में 2 बराबर 0। इस समीकरण में से पहले ए का मान, बी का मान, सी का मान लिख लीजिए। ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान माइनस में 2√6 हो जाएगा और सी का मान आपका 2 हो गया। ठीक है, और मूलों की प्रकृति, पहले तो विभक्तर निकालना पड़ेगा आपको। विभक्तर तो निकाल लीजिए ना, यही है विभक्तर का फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, इसीलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का मान है माइनस में 2√6, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। माइनस 4 इंटू ए का मान है 3 इंटू सी का मान है 2। ठीक है, चलिए ये स्क्वायर दोनों के लिए है, घर पर पूरा है ना पावर, तो दोनों के लिए है। पहली बात, माइनस पर जब ये पावर दिखेगा ना 2, 4, 6, 8 सम संख्या, तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग होगा 4 और √6 का स्क्वायर कीजिएगा, सीधा सीधा 6 निकल के आएगा। ठीक है, माइनस में 4 तिया 12 दूना 24। अब देखिएगा जरा, 6 चौका 24 और माइनस में भी 24, घटाइएगा तो आएगा आपका 0। ठीक है, डी का मान क्या निकल के आया? 0। तब बताइए आप लोग, डी का मान यदि 0 हो तो मूलों की प्रकृति कैसा होगा? तो कहिएगा वास्तविक और समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः इसके मूलों की प्रकृति, इसके मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसा है भाई? तो वास्तविक तो है, ये है, साथ में समान भी होगा, क्योंकि डी का मान 0 है ना, तो वास्तविक और समान कह सकते हैं। ठीक है, समान है। ये रहा आपका सवाल नंबर 5 का एक प्यारा सा लाजवाब सा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखते हैं। छठा सवाल है, द्विघात सूत्र का उपयोग करके समीकरण एक्स स्क्वायर, यहां पर होगा आपका स्क्वायर, द्विघात सूत्र का उपयोग करके समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 60 बराबर 0 का क्या निकालना है? मूल। बहुत ही प्यारा, बहुत ही वीवीआई सवाल है। ठीक है, इसमें जितने भी सवाल आपको पढ़ा रहे हैं वो सारा के सारा हूबहू आपके एग्जाम में आने वाला है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, द्विघात सूत्र का उपयोग करके समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है भाई? तो यहाँ चलिए लिखते हैं। पहले समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 60 बराबर 0। देखिए क्या निकालना है? मूल। मूल मतलब होता है शून्यक। शून्यक निकालने का 3 गो तरीका है, गुणनखंड विधि, द्विघातीय सूत्र और एगो होता है पूर्ण वर्ग विधि। लेकिन इस सवाल में एग्जामिनर हमसे क्या पूछा कि इसका मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र का उपयोग कीजिए, तो उसी से बनाएंगे हम। समझ रहे हैं ना बात? जिस विधि का इस्तेमाल कहेगा उसी विधि का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले द्विघातीय सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए डी का मान निकालते हैं। जिस पिछले वाले सवाल में निकाले थे डी का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, उसी पर निकालेंगे। चलिए पहले लिख लीजिए यहाँ पर ए का मान, बी का मान और फिर सी का मान, ये निकल जाएगा समीकरण से। ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान 7 हो जाएगा, सी का मान माइनस में 60 हो जाएगा। ठीक है, और लिखेंगे इसीलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। चलिए b का मान कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान माइनस में 60 हो गया। ठीक है, चलिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस में 60 में 4 से कीजिएगा गुना, 240 होगा। 240 में 49 को जोड़िएगा तो 289 होगा। कितना होगा? 289। अब बताइए आप, डी का मान कौन सी निकला? 289 निकला, प्लस में ना है, तो जब प्लस में डी का मान निकलेगा ना तो अल्फा के लिए फॉर्मूला लगेगा माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a और बीटा के लिए लगेगा माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए अल्फा बराबर शून्य के निकालना है ना, तो डी का मान प्लस में है तो अल्फा के लिए लगेगा माइनस बी प्लस में रूट में डी और बट्टा में 2 गो a और साथ ही साथ बीटा का लगाइएगा माइनस बी माइनस रूट में डी और बट्टा में 2 गो a। दोनों फार्मूला सेम है, खाली यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस है। ठीक है, चलिए लगाइए, सेटिंग कीजिए। तो माइनस फार्मूले से b का मान 7 है, 7 प्लस का चिन्ह, रूट है तो रूट, डी का मान 289, नीचे में 2a, 2 इंटू a का मान 1 है। चलिए माइनस 7 प्लस में 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक है, नीचे में 2 1 आए 2, 17 में से गया 7 बच गया 10, नीचे में 2 काट के आएगा 5, यानी एगो आंसर निकल गया इसका 5। ठीक है, देखिए कितना इजी है। वहीं बीटा का देखिए, माइनस
बी का मान है आपका 7, तो 7 माइनस फार्मूला में रूट है तो रूट डी का मान 289, नीचे में 2 गो ए, 2 गुना ए का मान 1 है। चलिए -7 माइनस 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, 17 लिखिए, 2 1 2, 17 और 7 को जोड़ेंगे, 17 3 20 4 24, कितना आएगा 24, 24 को 2 से भाग देना है, लेकिन माइनस में ना आएगा, माइनस खतरनाक है, बोले है ना, बहुत छूटता रहता है, ये छूटता रहता है, मतलब होता है ना कोई सामान को आप झोला में डालिएगा और छोटका सामान रहेगा ना वो बड़ा छिटकता रहता है इधर से उधर, है ना, बार बार नीचे गिर जाता है, तो वही है माइनस। ठीक है, मैथ में कितना पकड़िएगा संभल के, छूट जाएगा आपसे, है ना, इसीलिए होशियारी से काम करना है। ठीक है, 2 से काटेंगे 24 को, -12 मरतबे कटेगा, क्योंकि माइनस में 24 है ना, तो -12 आपका जो है दूसरा शून्यक निकल के आया। ठीक है, तो ये रहा द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके शून्यक निकालना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग न सीखे होइएगा तभी सीख गए होइएगा। ठीक है, मतलब अभी तक ना आता हुआ अगर आपको, तो इसको देखने के बाद पूरी तरह से आप कन्फर्म हो जाएगा कि भाई अब हम बना सकते हैं सवाल को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है यदि साइन इंटू ए प्लस बी, ये त्रिकोणमिति का सवाल है और इसमें बच्चा सबका दिमाग हिलता है, दिमाग पक जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, दिमाग में फिट करवा देंगे। सवाल है कि यदि साइन ए जोड़ बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो बताइए साइन 75 डिग्री का मान, देखिए किसका मान निकालना है, यही भाई साहब को पकड़िएगा, साइन 75 डिग्री का मान निकालना है हमको। ठीक है, और साइन 75 डिग्री का मान सारणी में पढ़े हुए नहीं किए हैं आप लोग, है ना, तो साइन 75 का मान निकलेगा कैसे, तो भाई देखिए साइन 75 के मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, जरा गौर से देखिए। देखिए यहाँ पर पहले हल कर लीजिए, बहुत इजी सवाल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ये हमारे सवाल में पहले से ऑलरेडी दे रखा है और मान निकालना है साइन 75 डिग्री का। तो जरा गौर से देखिएगा, ये साइन को साइन रहने दीजिए। ठीक है, और ए के जगह पर देखिए हम ए का मान यदि मान लेते हैं 30 डिग्री और बी का मान लेते हैं 45 डिग्री, कितना, ए का मान 30 डिग्री या बी का मान लेते हैं 45 डिग्री, तो जोड़ने पर दोनों को 75 ना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं ए का मान 30 डिग्री मान लेते हैं और बी का मान लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, ए का मान 30 डिग्री और बी का मान 45 डिग्री। ठीक है, ए का मान 30 और बी का मान 45 डिग्री मानेंगे, तो यह इसमें जहाँ जहाँ ए आपको दिख रहा है वहाँ 30 डिग्री डालिएगा और जहाँ जहाँ इसमें बी दिख रहा है वहाँ 45 डिग्री डालिएगा। हमको तो मान इसी का निकालना है ना। चलिए साइन ए है तो साइन लिखिए ए के जगह पर 30 डिग्री, ठीक है, इनटू कॉस लिखिए लेकिन बी के जगह पर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस लिखिए लेकिन यहाँ पर ए है ना तो 30 डिग्री डालिए, फिर इनटू साइन लिखिए लेकिन बी की जगह पर आपको डालना पड़ेगा, बी की जगह पर डालना पड़ेगा 45 डिग्री। बात पल्ले पड़ गया। चलिए अब जरा यहाँ देखिए गौर से, यहाँ पर साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा, तब 75 डिग्री, कितना होगा 75 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री का मान डालिए। अब मान सारणी पढ़े होइएगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, अब प्लस में कॉस 30 का मान 1/2, सॉरी 1/2 नहीं √3/2, ठीक है, गुना साइन में 45 का मान 1/√2। चलिए इधर वाला भाई साहब साइन 75 डिग्री जेना है वैसे ही रहेगा बराबर, एक में एक से गुना करेंगे तो एक के ना होगा, और √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। इधर के साइन 75 जेना है वो इसी ही रहेगा बराबर 2√2, यहाँ पर भी 2√2, यहाँ पर भी दोनों का लेंगे एलसीएम तो क्या होगा 2√2 होगा। अब इसके नीचे वाले 2√2 से इसको काटिएगा तो एक बार में कट जाएगा ना, तो उसी एक से एक में गुना कीजिएगा तो एक के ना होगा जी, प्लस का चिन्ह, 2√2 से 2√2 यहाँ भी कटेगा एक के बार में, तो √3 का है √3, तो आपका आंसर जो निकल के आया है साइन 75 डिग्री का वो निकल के आया है 1 + √3/2√2, ये आपका आंसर है। देखिए कितना आसान तरीका से आपको हम समझा दिए हैं साइन 75 डिग्री का मान, ठीक है। तो इस पर तो एक लाइक बनता है, तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी से, ईमानदारी दिखाइए, और शेयर भी कर दीजिएगा उन दोस्त को जिनको मैथ से माथा दुखता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है,
सवाल है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु होता कैसा है, तो आप लोग खाए होइएगा कौन चीज, कुल्फी खाए होइएगा, ठीक है। आना तो होली में जोकर का टोपी पहने होइएगा। होली में इस तरह का टोपी पहनते हैं ना, जोकर वाला टोपी, यही अपना शंकु है, ठीक है। यही क्या है, अपना शंकु है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। शंकु में क्या क्या होता है भाई साहब, तो नीचे देखिएगा तो ये वृत्त के आकार का इसका एरिया है, ठीक है। इसी में होता है अपना त्रिज्या, और इसी से जब ऊपर का नोक पर जाइएगा ना, तो ये होता है अपना ऊंचाई, और ये लगले जो आपको क्रॉस में पड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये अपना एल का काम करता है, ठीक है। आज जब भी आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, ये वाला देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि इसके इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो, तो फॉर्मूला बनता है पाई आर एल। पाई आर एल, बस पाई आर एल लगा दीजिए और आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो इसमें किसका किसका मान चाहिए, तब देखिए पाई का मान तो वही बाबा आलम के जमाना से रखिएगा, आर का मान आपको चाहिए और एल का मान चाहिए। तो आर का मान दिया है, देखिए ना, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एल का मान तो देवे नहीं किया है। यहाँ पर ऊंचाई दिया है भाई, एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, लेकिन यहाँ न दिया है, ऊंचाई दिया है 12, माने तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तिर्यक ऊंचाई एल निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है √h² प्लस में r², ये वाला फॉर्मूला बनता है एल निकालने का। अगर एल ना मालूम हो, एच आर मालूम हो, तो आराम से एल का मान निकाल के या तब निकालिए पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, ठीक है। चलिए आर का मान कितना है भाई, तो आर का मान 5 सेंटीमीटर, एच का मान कितना है, तो एच का मान 12 सेंटीमीटर, एल तब पते ना है, तो वही ना निकालेंगे, पहले एल निकालेंगे तब इसका निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे पहले हल में लिखेंगे आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच बराबर 12 सेंटीमीटर, और एल मालूम नहीं है, तो इसीलिए पहले एल निकाल लेते हैं। एल बराबर √h² प्लस में r², सॉरी हाँ ठीक है r²। h का मान कितना है भाई, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में r का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माने 144, ठीक है 144, प्लस में 5 का स्क्वायर करने पर 25, दोनों को जोड़िएगा तो रूट में 169 किसका वर्गमूल है, माने किसका वर्ग है, तो 13 का, तो 13 सेंटीमीटर निकल के आ गया। कौन चीज, इसका तिर्यक ऊंचाई। जब तिर्यक ऊंचाई निकलिए गया है, तो लगले हाथ इसका क्या निकाल दीजिए आप, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए लीजिए, है ना, देर नहीं करना चाहिए शुभ काम में। चलिए अब यहां लिखेंगे इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, तो पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर का मान कहाँ से लाइएगा, तो आर का मान 5 दिया है ना, और एल का मान अभी निकाले हैं, ताज़ा कितना है, ताज़ा निकाले हैं 13 सेंटीमीटर का, तो एल का मान 13 हो गया। अब कटने वाला है ही नहीं, तो गुना कर दीजिए, 13 × 5 = 65 में कीजिए 22 से गुना, 65 दूना 130 के 0 हासिल 13, अब 65 दूना 130 गुआ 13 गो 143 गो 143, यानी 1430/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस बन गया। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। जिसको नहीं समझिएगा कमेंट करके बताइएगा कि सर ये सवाल नहीं समझे ढंग से, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 है यहाँ पर, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है, ठीक है। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनगिनत हल है। तो जब ये कहेगा अनगिनत हल है दूगो समीकरण का, तब इसका डायग्राम बनता है a1/a2 बराबर b1/b2, और ये भी बराबर होता है c1/c2 के, ठीक है। ये बनता है आपका a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों बराबरे होगा, तब जाकर अनगिनत हल होता है। और रेखा कैसा बनाएगा, तो रेखा बनाएगा संपाती रेखा। कैसा बनेगा, संपाती रेखा। समीकरण कैसा कहलाएगा, संगत या असंगत, संगत होगा, आश्रित होगा या विरोधी होगा या अविरोधी होगा, तो कहिएगा कि ये अविरोधी है,
ठीक है, सॉरी आश्रित है। कैसा है ये? आश्रित समीकरण कहलाएगा। चलिए सवाल है के का मान निकालना है जिसके लिए दोनों समीकरण के अनगिनत हल है। यहां लिखेंगे हल करके, यहां लिखेंगे हल करके। ठीक है, सबसे पहली बात दोनों समीकरण है। यहां पर देखिए x है, 2y है, 3 है, यहां पर 5x है, ky है, 15 है। अभी दोनों में a का मान यहां होता है, b का मान यहां होता है और अचर पद को c कहते हैं। यहां पर भी a का मान, b का मान और c का मान, दोनों में a b c है। तो देखिए क्या होता है कि जो पहला समीकरण है ना उसमें ए बी सी जो है उसको A1 B1 C1 कह दीजिए। ठीक है, वही वाला बात हो गया कि एक ही नाम के दो दो व्यक्ति रह रहा है तो क्या कहिएगा कि भाई तू रामलाल 1 है, तू रामलाल 2 है, इसी प्रकार ना कहिएगा। वही चीज यहां पर है, जब ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, तो इधर वाले ए को, इधर वाले बी को, इधर वाले सी को, तीनों को 1 कर दीजिए और यहाँ जो ए बी सी मिलेगा इसको A2 B2 C2 कह दीजिए। ठीक है, B2 B2। ठीक है, चलिए वहाँ से A1 पहले लिख लीजिए, A1, उसी के बाद A1 हो गया, B1 हो गया और इसी प्रकार C1 हो गया। नीचे में A2 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर B2 आ जाएगा और C2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए A1 का मान कितना? अरे भाई x के गुना में जो रहेगा ना वही होगा A का मान, A1 का मान। ठीक है, A का मान यहाँ पे कितना होगा? कुछ ना है गुना में तो 1 रहेगा, तो A1 का मान 1 हो जाएगा। B1 का मान आपका 2 होगा, C1 का मान आपका 3 होगा, A2 का मान आपका 5 होगा, B2 का मान आपका K होगा और C2 का मान आपका 15 होगा। देखिए चिन्ह के साथ बोलना है, अगर माइनस में कोई है तो माइनस भी बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद के का मान निकालना है ना। सवाल भूलिएगा मत। ठीक है, अगर सवाल से भूल जाइएगा तब तो आपको जाना क्या है वही भूल गए आप, है ना, तो आप भटक जाइएगा। इसीलिए सवाल में क्या है कि के का मान निकालना है, उसके लिए दो समीकरण दिया है और इन दोनों समीकरण के क्या गो हल है? अनगिनत हल है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि जब अपरिमित रूप से ठीक है अनंत हल, अपरिमित रूप से, यहाँ लिखिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब क्या होता है? तब होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर, अब बराबर में होगा C1 बट्टा C2। यही ना होता है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो यही ना होगा, बिल्कुल होगा यही वाला। चलिए तो आपको क्या करना है? इसमें के का मान निकालना है। तो देखिए तीनों रेशियो इसका बराबर होता है, A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो, तीनों बराबर होता है। तो हम इन दोनों की तुलना करके चलते हैं, माने देखिए हम इन दोनों को लेके चलते हैं। कौन दोनों को? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 के लेके चलते हैं। तीनों तो बराबर है ना, तो ये दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, इसको लेके चलते हैं। मान पुट कीजिए, A1 का मान कितना मिल गया? 1 मिल गया, बट्टा A2 का मान कितना मिल गया? 5 मिल गया, बराबर B1 का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया और B2 का मान K मिल गया। चलिए के का मान निकालना है ना, क्रॉस गुना कर दिए, तिरछी गुना कीजिए। के इकाई के बराबर 5 दूना 10, के इकाई के में 1 से गुना के और 5 दूना 10, बस हो गया आंसर। के का मान निकल गया 10। कितना लाजवाब, कितना इजी सवाल। देखिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सवाल जो है सीधा दिमाग में उतर रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद निकालिए। एपी से सवाल है। 31वां पद को बोलते हैं A31। ठीक है, और 31वां पद निकालने का फॉर्मूला है A जोड़ 30 गो D, A जोड़ 30 गो D। इस वाले फार्मूला पर निकलेगा 31वां पद। अब आप देखते होइएगा कि इस वाले फार्मूला पर जाइएगा तो A का मान लाना पड़ेगा, D का मान लाना पड़ेगा, तब ना निकाल पाइएगा। तो AD का मान कहाँ से लाइएगा? तो AD का मान निकालने के लिए सवाल में लिखा हुआ है कि 11वां पद उस AP का 38 है और 16वां पद उस AP का 73 है। तो यही दोनों को पकड़ेंगे ना तो A और D का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे निकालिएगा वो भी समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए हल। 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे। मच्छर भाई साहब परेशान कर रहा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा इधर से उधर हो रहा है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 11वां पद कितना है? 38 है, यानी 11वां पद को हम क्या लिखते हैं? A11 कितना है? 38 है। ठीक है, तथा एक और दिया हुआ है कितना? 16वां पद A16, 16वां पद को A16 लिखेंगे, कितना है? 73 है। अरे 11वां पद को A11 को लिखेंगे A जोड़ 10 गो D। ठीक है, अब बराबर में 38, इसको मान लेंगे समीकरण पहला
और 16वां पद को लिखेंगे a जोड़ 15 गो d बराबर में 73। इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। बात पल्ले पड़ गया। चलिए अब इन दोनों समीकरण को जब हल करेंगे ना तो a और d का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। इसी बात पर लिखेंगे कि चूंकि समीकरण पहला एवं दूसरा को क्या करने पर, तो घटाने पर समीकरण पहला एवं दूसरा को घटाने पर, क्योंकि हम a को काट रहे हैं, a का चिन्ह समान है, ठीक है। चलिए a प्लस 10d बराबर में 38 है। क्या है वो? a प्लस 10d बराबर में कितना है? 38 है। और नीचे आपको दिख रहा होगा a प्लस 15 गो d बराबर में 73 है। अब इसका चिन्ह पलटेगा ना जी, तो माइनस होगा, माइनस कट गया। माइनस 15 गो डी में से प्लस 10 गो डी चला गया, ठीक है। तो कितना बचेगा? माइनस में 5 गो डी। क्या बचेगा? माइनस में 5 गो डी बचेगा, माइनस में 5 गो डी। वही पार में देखिए तो क्या बच गया। देखिए माइनस 73 में से प्लस 38 घटाइए, 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। यानी कि माइनस में 35 बच गया, ठीक है। माइनस से माइनस काट दीजिए, डी का मान निकाल के लाइए। 35/5 काटिएगा, 7 पंचे 35। डी का मान क्या निकल गया? 7। डी का मान क्या निकल के आया? 7, ठीक है। अभी डी के मान को उठा के दोनों में से किसी भी एक समीकरण में पटक दीजिएगा ना तो ए का मान निकल जाएगा। डी के मान को उठा के दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में पटक दीजिए, ए का मान निकलेगा। लिखेंगे कि अब डी का मान समीकरण किसमें? समीकरण पहला में रखने पर। चलिए पहला समीकरण क्या है अपना? पहला समीकरण अपना है a जोड़ 10 गो डी बराबर 38। a जोड़ 10 गो डी बराबर में 38। इसमें जहां पर आपको d दिखेगा 7 पटकिए। a जोड़ 10 गुना d का मान 7 बराबर में 38। तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर में 38। तो a का मान होगा 38 और 70 को धकेलिएगा तो माइनस में जाएगा 70, ठीक है। अब माइनस 70 में से प्लस 38 को घटाइएगा तो माइनस में 32 है ना बचेगा। तो ए का मान कितना निकला? माइनस में 32 निकला। और डी का मान कितना निकाले थे? 7 निकाले थे। और यही दो मान हमको चाहिए था 31वां पद निकालने के लिए। तो चलिए अपना तो बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं इसका 31वां पद, ठीक है। 31वां पद निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि अब ठीक है, लिखेंगे कि अब 31वां पद यानी कि A31 लिखेंगे। अब A31 बराबर A जोड़ 30 गो डी। A का मान कितना? तो माइनस में 32 है, प्लस में 30 गुना डी का मान 7 है। तो माइनस में 32 प्लस में 7 21 210। अब प्लस 210 में से घट गया 32 तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया था 8। अब 20 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 17 न बचेगा। तो 178 निकल गया इस एपी का 31वां पद। यही अपना है फाइनल आंसर, ठीक है। डरिएगा नहीं मैथ से, ठीक है। सिखा के छोड़ेंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं सवाल नंबर 11। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी है 90 डिग्री का। तो सिद्ध करके बताइए ना। AB² बराबर 2AC²। सवाल है कि एक त्रिभुज है ABC नाम का। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण सी आपका समकोण है। चलिए बना लेते हैं एक त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं एक त्रिभुज, ठीक है। एक बना लिए त्रिभुज एक बना लिए भाई साहब, जिसमें कोण सी आपका क्या होना चाहिए? कोण सी होना चाहिए 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए ये है कोण सी, ये है हमारा 90 डिग्री के। तो इसका नाम ए रख दीजिए और इसका नाम बी रख दीजिए। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी है 90 डिग्री का, ठीक है। और साथ में ये भी सिद्ध, देखिए समद्विबाहु है। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज के दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में भी दो भुजा होगा बराबर, क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज भी समद्विबाहु है, माने एक कोण 90 डिग्री का भी है और साथ में समद्विबाहु भी है, ठीक है। तो भाई 90 डिग्री का कोण तो हो गया।
और साथ में दो भुजा बराबर भी होगा। आप लोग जानबे करते हैं कि तीनों समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़का भाई कौन होता है, तो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा पड़ता है ना, वही कर्ण है, ठीक है। और वो सबसे बड़का होता है, वो किसी के बराबर नहीं होता है, सबसे बड़का वो रहेगा, ठीक है। तो भाई ये तो भाई किसी के बराबर ना रहेगा, तो बच गया कौन, बच गया ये दोनों भुजा ना। तो यही दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा तो बराबर देना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया। ये कर्ण आपका अलगे मूड में रहता है, ठीक है, सबसे बड़का है। कौन सी 90 डिग्री का। सवाल के हिसाब से अपना फिगर तैयार है, अब सवाल भी बनने को रेडी है। चलिए सवाल में यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। हल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है भाई मेरे, तो सवाल में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी तो पहले 90 डिग्री का दिया है, उसके बाद क्या दिया है, तो उसके बाद ए सी बराबर आपका हो गया कौन सी, ए बी हो गया। ए सी बराबर ए बी नहीं बी सी हो गया, ठीक है। ए सी बराबर आपका बी सी हो गया, ठीक है। ए सी बराबर बी सी माने ये भुजा और ये भुजा आपस में समान हो गया, ठीक है। तो हमें सीधे क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर 2 AC माने 2 AC के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे होगा चलिए समझते हैं। देखिए इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, तब पाइथागोरस साहब का कथन लगेगा। पाइथागोरस साहब जानते हैं ना, कौन थे, गणितज्ञ। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था समकोण त्रिभुज पर कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, माने इसमें जो कर्ण वाला भुजा होगा सबसे बड़का, उसका स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब कर्ण कौन है इसमें बताइए जरा, कर्ण है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर दीजिएगा इसमें, बराबर लंब कौन होगा भाई साहब, तो ए सी होगा, तो ए सी का स्क्वायर दे दीजिएगा, प्लस आधार बी सी है तो बी सी का स्क्वायर दे दीजिएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया बेसिक चीज़ें। चलिए आप जरा देखिएगा सवाल में दे क्या रखा है, तो ए सी बराबर बी सी, माने ए सी बी सी के बराबर है, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, ए सी के जगह पर बी सी, मतलब बी सी के जगह पर बी सी को हटा के ए सी को डाल दीजिएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना है, तो इसको मतलब इसको हटा के इसको डाल दीजिए। मतलब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर रहने दीजिए, ए बी स्क्वायर तो भाई जैसे है वैसे ही रहेगा। इधर में ए सी स्क्वायर है या बी सी स्क्वायर है, तो ए सी को रहने दीजिए, माने ए सी स्क्वायर रहने दीजिए, अब बी सी को हटा दीजिए। काहे कि बी सी ए सी दोनों बराबर है ना है, तो हम ये कर सकते हैं ना, बोलिए ए सी के जगह पर, मतलब जैसे कि मान के चलिए आपको वजन में सेम चीज़ चाहिए, वजन में, ठीक है। तो यहाँ 5 किलो आलू है, ठीक है, 5 किलो आलू है, अब 5 किलो प्याज है, 5 केजी प्याज है, 5 केजी प्याज है, तो वजने ना देना है 5 किलो, तो आप 5 किलो वाला आलू वाला मोटर लेके चले जाइए, चाहे 5 किलो वाला प्याज की मोटर लेके चले जाइए, वजन आपको 5 किलो नहीं मिलेगा। तो वजन की बात है तो दोनों बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आलू वाला मोटर ले जाओ चाहे प्याज वाला मोटर ले जाओ, बात तो बराबर है ना। तो वही बात है, तो यहाँ ए सी बी सी के बराबर है, तो बी सी की जगह पर ए सी डाल देंगे तो कोई दिक्कत ना भाई। तो यहाँ बी सी की जगह पर डाल देंगे ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए ए बी स्क्वायर जितना है वो इसी ही रहेगा, एगो ए सी स्क्वायर तो डबल ए सी माने 2 ए सी स्क्वायर होगा। और यही बातें हमें इस सवाल के अंदर सिद्ध करके दिखाना था कि ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से सवाल को सिद्ध कर दिए। आपको देखने में लग रहा होगा, जब देखे होइएगा दिमाग टनक गया होगा कि सवाल क्या है ना, लेकिन सवाल को जब बनते हुए देखे होइएगा तब लग रहा है कि भाई साहब सवाल में तो कुछ भी नहीं था, बस समझने की फेरी था, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कि यदि a बराबर 60 डिग्री बी बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करके बताइए ना क्या कि 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b बट्टा 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। चलिए सवाल देख के तो लगता होगा कि बाप रे कपार फूट गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि दिया है, क्या दिया है भाई मेरे, दिया है कि a बराबर 60 डिग्री दिया है और b बराबर आपका दिया है 30 डिग्री, ठीक है। डरिएगा नहीं, त्रिकोणमिति है, उससे क्या हो गया है ना, कोई खा थोड़ी नहीं जाएगा। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर a बराबर 60 डिग्री है, b बराबर 30 डिग्री है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, 10a माइनस b बराबर
10a माइनस 10b आप बट्टा 1 जोड़ 10a इंटू 10b। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे 10a माइनस b, ठीक है, बराबर इधर है आपका 10a माइनस 10b, ठीक है, बट्टा के नीचे है 1 प्लस 10a इंटू 10b, यही है ना आपका। तो दोनों तरफ आप हल करते जाइए, जहाँ पर बराबर हो गया वहीं पे सिद्ध हो गया आपका सवाल। यहाँ पर n होगा 10, ठीक है। देखिए 10 लिखिए यहाँ पे, a की जगह पर क्या डालिएगा 60 डिग्री प्लस b की जगह पर 30 डिग्री, सॉरी माइनस यहाँ पर है ना, तब माइनस देके और यहाँ लिखिएगा 60 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, बराबर 10 दीजिएगा, यहाँ पर 10 दीजिएगा, a की जगह पर रखिएगा 60 डिग्री, यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ 60 डिग्री, माइनस 10 देना है आपको, आप b की जगह पर दीजिएगा 30 डिग्री, ठीक है। नीचे की बात करें तो यहाँ पर 1 प्लस 10 है, तो 10 दीजिएगा, लेकिन a की जगह पर क्या देना है आपको 60 डिग्री, फिर इंटू, यहाँ पर क्या है इंटू है, यहाँ इंटू लगा दीजिए, 10 दीजिएगा, लेकिन b की जगह पर देना है आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है पहले मान रख लीजिए, a की जगह पर 60, b की जगह पर 30। अब यहाँ पर देखिएगा 10 60 में से 30 घट गया तो क्या बच गया, 10 60 में से 30 घट गया तो क्या बच गया, तो बच गया 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बच गया। चलिए बराबर में आइएगा, 10 60 का मान क्या होता है, तो भाई मेरे 10 60 का मान जो होता है वो आपका √3 होता है, माइनस का चिन्ह। 10 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। चलिए बट्टा के नीचे में है 1 प्लस 10 इंटू, देखिए 1 है प्लस है 10 60 डिग्री, 10 60 का मान √3 होता है, तो √3 होता है गुना, अब फिर है 10 30 डिग्री, यहाँ पर इंटू है, 10 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। चलिए इधर कारी देखिए, इधरों है 10 30 डिग्री, तो इधरों मान रखिए दीजिए ना लगले हाथ, 10 30 का मान 1/√3, ठीक है। चलिए ऊपर में करिएगा बट्टा पर के घटाओ, ये मेन बट्टा, इसके ऊपर में भी बट्टा पर का होने वाला है, घटाओ कर लीजिए ना। √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा, 1 से काटेंगे √3 को, √3 बार में कटेगा, तो √3 में √3 से गुना करेंगे सीधा 3, अब माइनस √3 से √3 एक बार में कटेगा, तो 1 इकाई 1। अब मेन बट्टा देखिए ये 1 है और √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा, प्लस के वही पार भी 1 के ना बचा। चलिए इधर क्या है भाई मेरे, तो यहाँ है 1/√3 बराबर 3 में से 1 चला गया, तो कितना बचा 2/√3 और नीचे में 1 और 1 2, क्या मंजिला हो रहा है, देखिए तो 1 2 3 मंजिला हो रहा है ना। 3 मंजिला जब होगा तो क्या कीजिएगा, नीचे 1 डाल के इसको बनाइए 4 मंजिला बनाइए, ठीक है। आज 4 मंजिला में क्या करना है, ऊपर के 2 मंजिल को जेना है वो इसी ही छोड़ देना है, और निचका 2 मंजिल को पलट के सामने में फ्रंट पे ले आना है गुना में, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, इसको क्या करना है कि ऊपर के 2 मंजिल को जेना है वो इसी लिख देना है आपको, ठीक है। देखिए इधर क्या है आपका 1/√3, इधर वाला तो कुछ नहीं करना है, ऊपर के 2 मंजिल क्या है 2/√3 है, इसको छोड़ दीजिए ऐसी ही, और नीचे के 2 मंजिल को पलट के लाइए, 2/1 है ना, तो पलटिएगा तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, आप फ्रंट पे आएगा गुना में, 2 से 2 को हटा दीजिए काट के, ठीक है। क्या बच गया 1/√3 और बराबर में इधरों बच गया 1/√3। और देखिए इसका दोनों पक्ष यहाँ बराबर दिख रहा है, यही चीज़ तो हमें सिद्ध करके दिखाना था कि सिद्ध करिए कि दोनों पक्ष इसका क्या है समान है। अब देखिए बड़े ही आसानी तरीका से आपको हम सिद्ध करके दिखा दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको त्रिकोणमिति वाला जो है सवाल, ये सवाल बड़े आसानी तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर अगला है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 के मूल p तथा q हो तो किसका मान निकालिए, p² प्लस में q² का मान। ए भाई उस एग्जाम में क्या देता है, p की जगह पर दे देगा अल्फा और यहाँ दे देगा आपको बीटा, ठीक है, और कह देगा यहाँ पर α² का मान जोड़ β² का मान। बात वही है, केवल अल्फा की जगह पर p डाल दिया है और बीटा की जगह पर q डाल दिया है, समझ आए ना बात। चलिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, और यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या है आपका 2x², ठीक है, माइनस में 7x है और प्लस में आपका 3 है, ठीक है। इसमें a का मान निकालेगा, क्या होगा a का मान आपका 2 हो जाएगा, b का मान होगा माइनस में 7 और आपका c का मान हो जाएगा आपका प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें निकालना है p² प्लस में q², मतलब α² जोड़ β²। यहाँ लिखेंगे इसीलिए p² प्लस में
क्यू स्क्वायर माने अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा में ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा ए स्क्वायर। मान रखिए पहले b का मान कितना है तो वो है माइनस में 7, तो माइनस 7 दे के इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, माइनस 2ac तो 2 इंटू ए का मान कितना है आपका, a का मान 2 है, इंटू c का मान कितना है 3 है, नीचे में आइएगा ए स्क्वायर है तो ए का मान 2 है तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए माइनस 7 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, माइनस 7 का स्क्वायर करने पर प्लस में 49 होगा, ठीक है। माइनस 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा और नीचे में 2 का स्क्वायर करने पर 4 होगा। अब देखिए 49 में से 12 को यदि कम कीजिएगा तो 9 में से 2 गया 7 बचेगा और 4 में से 1 गया 3 बच जाएगा, 37/4 आपका जो है आंसर निकल गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, ठीक है। तो ये रहा आपका एक छोटा सा 2 नंबर वाला सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है अपना। सवाल है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता क्या होगा। दो गो पासा है, पासा मतलब छकरी, लूडो नहीं होता लूडो, लूडो को दोनों हाथ में धर लीजिए छकरी उसका, लूडो वाला छकरी, और दोनों को ऐसे चलिएगा, ठीक है। तो दोनों को जब साथ में चलिएगा तो दोनों के ऊपर जो जो अंक आएगा ना उसका गुणनफल 12 आने की क्या होगा प्रायिकता। जैसे लूडो को चले हैं, ठीक है, तो इस पर आ गया 4 और इस पर आ गया मान लीजिए 3, ठीक है। अब इस पर 4 आ गया, इस पर 3 आ गया, तो दोनों का गुना कीजिएगा तो कितना होगा 12 ना होगा। तो वैसे ही कितना परिणाम बनेगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पर जो परिणाम बनेगा उसका गुणनफल कितना आएगा 12 आएगा। सवाल हमारा यही है। तो सबसे पहले समझिए एक पासा के अंदर 6 पहलू होता है, 6 पहलू होता है। एक पासा में कितने पहलू होता है 6 पहलू, 6 परिणाम। और 2 पासा के अंदर कितना परिणाम, तो 2 पासा के अंदर आपका बन जाएगा 6 के पावर 2 परिणाम, 6 के पावर 2 परिणाम, मतलब 36 परिणाम बन के आएंगे आपके 2 पासा के अंदर, ठीक है। तो वो 2 परिणाम 36 परिणाम कौन कौन से होंगे उसको आप लिख लीजिएगा बाद में। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना है, पहले इतना समझ में आ गया कि कुल संभावित परिणाम कितने बनेंगे 2 पासा में 36 बनेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे हल और इसमें लिखेंगे चूंकि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या बोलते हैं हम बोलते हैं NS। क्या बोलते हैं NS बोलते हैं, यहाँ पर समझिए NS बोलते हैं। तो कितना हुआ कुल संभव परिणाम 36 हो गया, ठीक है। अब किसके आने की बात हो रही है, तो कुल संभव परिणाम तो लिख लिए। अब बात हो रही है कि जो दोनों पर आएगा ना अंक उसका गुणनफल 12, संभावित कितने बार आ सकता है 12 बताइए आप। तो मान लीजिए ये पर 4 आ गया, ये पर 3 आ गया, या पर 3 आ गया और पर आ गया 4, तो ये 12 होगा, ठीक है। या मान के चलिए इस पर 6 आ गया, इस पर 2 आ गया, या इस पर 2 आ गया, इस पर 6 आ गया, यही ना बन सकता है परिणाम 12 लाने के लिए गुणनफल 12। और कोई परिणाम है जिसे 12 आएगा, दिमाग लगाइए इतना, कोई परिणाम नहीं है, केवल 36 परिणाम में से 4 परिणाम ऐसे आएंगे जिनका गुणनफल करने पर कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि माना कि ठीक है, माना कि शीर्ष पर प्राप्त ठीक है, प्राप्त अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल 12 आने की प्रायिकता, 12 आने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता मान के चलिए ई है, क्या है ई है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, कितने परिणाम बनेंगे ई के अनुकूल, तो 4 परिणाम बनेंगे। इसको हम NE से करेंगे सूचित, कितना 4 परिणाम बनेगा। तो इसीलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा इसका PE बराबर फार्मूला बनता है NE अब बट्टा के नीचे NS, ठीक है। चलिए NE का मान कितना है 4 और NS का मान 36 है, तो 4 एकम 4, 4 नमा 36, 1/9 आपका जो है वो आंसर निकल के आ गया प्रायिकता का, ठीक है। तो ये रहा आपका एकदम प्यारा सा सवाल जो कि प्रायिकता वाला चैप्टर से था, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की बहुत संभावना इसकी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। ये लास्ट सवाल है अपने आज की इस वीडियो का, ठीक है।
बस थोड़ी देर और समझिए इसको। सवाल है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य 50 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। देखिए इस पूरे का माध्य निकाल के दिया हुआ है कितना, 50 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ बारंबारता खाली दिख रहा होगा, इसके जगह पर एफ डाल दिया गया है, यही एफ का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ पे हल लिखने के बाद ये दोनों कॉलम को यहाँ सजा लेंगे। देखिए एक बार मतलब एक तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल लिखेंगे एक तरफ, वर्ग अंतराल लिखेंगे एक तरफ, और एक तरफ लिखेंगे बारंबारता लिख लेंगे एक तरफ। ठीक है, वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 तक है, 10 से 20 तक है, 20 से 30 तक है, 30 से 40 तक है। ठीक है, 30 से 40 तक है, 40 से नहीं 0 से 20 लिया गया। ठीक है, 0 से 20 लेकर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए 0 से 20 लिया गया, 10 का आंकड़ा नहीं लिया गया है, यहाँ 20 का आंकड़ा लिया गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे 0 से 20 लेंगे। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 हो जाएगा, 60 से 80 होगा। ठीक है, और लास्ट 80 से 100 तक है। ठीक है, और बारंबारता आपका है 17, एफ हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ये आपका बारंबारता वाला कॉलम हुआ। ठीक है, और क्या करना है, देखिए ये माध्य है, तो माध्य में दो कॉलम हम लोग बनाते हैं। एक कॉलम होता है वर्ग चिन्ह का, जिसको एक्स बोलते हैं। क्या होता है, वर्ग चिन्ह, जिसको हम एक्स कहते हैं। ठीक है, ये एक्स कैसे निकलता है भाई मेरे, ये निकलता है वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के या 2 से भाग देने पर। मतलब देखिए 0 है और ये 20 है, दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा, 0 और 20 को जोड़ने पर 20 से आएगा। अब 20 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 10। ये निकल गया वर्ग चिन्ह। इसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे, 40 और 60 को जोड़ने पर कितना होगा, 40 और 20 को जोड़ने पर कितना होगा, 60। 60 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 15 हो गया। ठीक है, 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, 30 होगा, कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा यहाँ पर। 60 को 2 से भाग देने पर 30 होगा। फिर यहाँ पे देखिए 60 और 40 जोड़ेंगे कितना होगा, 100 का आधा कितना होता है, 50, तब 50 हो जाएगा। फिर 80 और 60 कितना होगा, 140, 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 100 और 80 कितना होगा, 180, 180 का आधा कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो ये रहा आपका x का मान, जिसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। ये कॉलम हम तैयार करते हैं, कहाँ से लाते हैं, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो वर्ग चिन्ह निकलता है। एक कॉलम और बनेगा जिसको हम लोग एफ एक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एफ एक्स कहते हैं। ये एफ एक्स क्या होता है मेरे भाई, देखिए ये बारंबारता जो है ना, यही है एफ का मान, और ये एक्स का मान अभी अभी निकाले हैं हम। ठीक है, तो ये एफ के मान में और एक्स के मान में गुना कर करके लिखिएगा ना यहाँ पे, तो एफ एक्स का मान निकल जाएगा। देखिए 17 दाही के गुना करिएगा, 17 दाही के 170 होगा। उसके बाद 30 में f से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 30 गो f। उसके बाद 50 में 32 से गुना कीजिए, तो पहले 0 लिखिए 0। उसके बाद 5 दूना 10 के 0, 5 तिया 15, 16, 1600 हुआ। फिर 70 में 24 से गुना कीजिए, 0 के 0, 7 चौका 28 के 8, हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16 हो जाएगा। उसके बाद 90 में 19 से गुना कीजिए, 19 नमा 171 से। ठीक है, 1710 हो गया। ये निकल गया आपका एफ एक्स का मान। ठीक है, एफ एक्स का मान, और ये बारंबारता, ये है आपका एक्स का मान। ठीक है, चलिए ये पूरे का माध्य निकाल के कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं जरा सा हम। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। माध्य कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ जोड़ लेते हैं। किसको जोड़ेंगे हम, बारंबारता को जोड़ेंगे। बारंबारता को जोड़ लेते हैं, और बारंबारता को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ लिखेंगे। ठीक है, बारंबारता को हम एफ कहते हैं, तो इसको जोड़ने पर क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ, क्योंकि माध्य में सिग्मा का बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और एफ एक्स को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं इसको पहले। 9 4 13, देखिए इसमें एगो एफ वाला भी दिख रहा है आपको, तो एफ वाला को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, 9 4 13, 13 2 15, 15 5 20, 2 22, 22 के 2 हासिल कितना होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3 और 2 हासिल है तो 5, 5 3 8, 8 1 9, कितना हुआ 92, मतलब 92 हो गया। ठीक है, 92 तो हो गया इसका बारंबारता का योग, लेकिन एफ वाला को अभी कहाँ जोड़े हैं, एफ वाला को छोड़िए नहीं दिए ना, अब एफ को भी लपेट लीजिए इसमें। तो 92 में जोड़िएगा एफ को, तो भाई तो वो अलग दिया का मतलब अलग से आता है ना वो एफ तो अचर मतलब चर मान है ना, तो 92 प्लस एफ ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा एफ का मान 92 प्लस एफ। अब सिग्मा एफ एक्स, अब एफ एक्स के मान को जोड़िए, तो बोलिएगा सिग्मा एफ एक्स।
क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एफ एक्स के मान को जोड़ रहे हैं तो सिग्मा एफ एक्स बोलेंगे इसको हम, ठीक है। जोड़िए, देखिए इसमें भी आपको दिख रहा होगा एफ वाला मान, तो एफ वाला को हटा के बाकी सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। 0 0 0 0 0 होगा, उसके बाद 8 1 9 7 16 के 6 होगा, हासिल 1, 7 7 14 6 20, 20 1 21 के 1, हासिल 2, 2 और 2 4 1 5, यहाँ हो गया 5160, 5160। अब एफ वाला को छोड़े हैं ना 30 गो एफ, तब प्लस कर दीजिए, बाद में 30 गो एफ कर दीजिए, ठीक है। इसका माध्य निकाल के कितना दिया था, 50 दिया था। चलिए इसको बनाते हैं, ऊपर लिखेंगे, ऊपर कर लेते थोड़ा सा इसको, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखने वाले हैं कि चूंकि, देखिए लिखेंगे चूंकि माध्य कितना दिया है भाई मेरे, माध्य निकाल के दिया है, माध्य निकाल के दिया, माध्य को 100 बार से करते हैं सूचित, माध्य निकाल के दिया है 50, ठीक है। और माध्य जो निकाल के दिया है ना 50, वो कैसे निकाल के दिया होगा, तो वो निकाला होगा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये माध्य निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है माध्य निकालने का, बराबर कितना है 50 है, ठीक है। एफ का मान निकालना है, याद रखिएगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, सवाल से भटकिएगा नहीं, सवाल को दिमाग में रखिएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 5160, क्या है 5160, अब प्लस में 30 गो एफ, क्या है 30 गो एफ प्लस में, नीचे सिग्मा एफ का मान कितना है 92 प्लस एफ, 92 प्लस एफ बराबर में कितना है 50 है। चलिए इसके नीचे में 1 डाल के तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस में देखिए 50 में गुना करेंगे 92 से, तब पहले 0 हो जाएगा, 5 गुना 10 के 0, हासिल 1, 9 5 45 1 46, 46 हुआ पूरा। उसके बाद 50 में एफ से करिए गुना, कितना होगा 50 एफ हो जाएगा, माने 50 में दोनों से करना पड़ेगा ना गुना। चलिए अब 1 से गुना कीजिए पूरा में, 5660 एक आए 5660, 5100 है 5160, उसके बाद प्लस 30 एफ में गुना करेंगे 1 से तो 30 एफ हो जाएगा, ठीक है। अब एफ का मान निकालना है तो एफ वाला को एक तरफ कर लीजिए, एफ वाले को एक तरफ करिए, उधर में 50 एफ पहले से है, 50 एफ पहले से है, और 30 एफ को खींच के लाइए निकाली, तो माइनस में आएगा 30 एफ निकाली, ठीक है। अब उन्ने का देखिए क्या है, बराबर उस पर क्या है 5160 पहले से है, 5160 पहले से है, और ये 4600 इधर आएगा तो माइनस में 4600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब यहाँ पर देखिएगा जरा, 50 एफ में से गया 30 एफ, कितना बचेगा 20 एफ बच जाएगा, यहाँ पर 20 एफ, और यहाँ घटाइएगा तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, ठीक है, और ये कट गया, ठीक है। एफ का मान आपका हो जाएगा 560, क्या है 560 इधर है, और नीचे में क्या आएगा 20 आएगा, 0 से 0 कट गया, और 28 दूना कितना होता है 28 दूना 56 हो जाएगा, यानी कि एफ का मान जो निकल के आया आपका वो 28 निकल के आ गया। यानी लुप्त बारंबारता को जो दिया था ना, लुप्त बारंबारता निकालने के लिए वो कितना निकल के आ गया, वो आपका निकल गया 28, क्या निकल के आ गया 28। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा आपका पूरी तरह से सवाल बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बनाइएगा, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, 0.00001% भी नंबर नहीं कट सकता है आपका, ठीक है, जितना हम सवाल बताए हैं आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा, सारे सवाल आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी इसी तरह के वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। अभी किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, मैथ का ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, 5 नंबरी सवाल चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको कैसा लगा वीडियो, ये भी बताइए कमेंट करके, ठीक है। दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।